देख रहे हैं खबरों का अपना पसंदीदा न्यूज बुलेटिन देश प्रदेश। बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको दिखाएंगे देश और प्रदेश की वो बड़ी खबरें जो आज दिन भर सुर्खियों में रही। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मोदी सरकार के ऑल पार्टी डेलीगेशन से। ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत को दुनिया तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार 7 डेलीगेशन की टीम अलग अलग देशों में भेजेगी। डेलीगेशन में कौन है शामिल और क्या राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है, देखिए रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए नापाक मंसूबों को तार तार करने के बाद अब भारत सरकार ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बेनकाब करने की तैयारी कर ली है। आतंकवाद की पौधशाला पाकिस्तान के काले कारनामे पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने एक ऑल पार्टी डेलीगेशन तैयार किया है, जो दुनिया भर के देशों में जाकर पाकिस्तान के झूठे प्रचार की पोल खोलेगा। इसके लिए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने 7 संसद सदस्यों के नाम वाली लिस्ट को जारी किया है, जो इस डेलीगेशन को लीड करेगा। इसमें कांग्रेस के शशि थरूर, रविशंकर प्रसाद, भाजपा के संजय कुमार झा, जदयू के विजयेंद्र पंडा, भाजपा के कनिमोझी, करुणानिधि, डीएमके के सुप्रिया सुले, एनसीपी की श्रीकांत, एकनाथ शिंदे, शिवसेना। लेकिन सरकार की ओर से जारी इस लिस्ट में शशि थरूर का नाम देख कांग्रेस को जोर का झटका लगा है और कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने पार्टी की ओर से सरकार को दिए गए नाम की लिस्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी किया है, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि डेलीगेशन में शशि थरूर का नाम कांग्रेस को क्यों चुभ रहा है। भारत सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाया है कि ऑल पार्टी डेलीगेशंस को अलग अलग दुनिया के कोनों में भेजा जाएगा और पाकिस्तान का असली चेहरा उजागर किया जाएगा। इसमें हम दल नहीं, हम देश के हित को, राष्ट्र हित को सर्वोपरि रख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को अपने ही नेताओं पर भरोसा नहीं है, जो डॉक्टर शशि थरूर लगातार पाकिस्तान के नैरेटिव को ध्वस्त कर रहे हैं, भारत प्रथम का परिचय दे रहे हैं। कांग्रेस ने देश फर्स्ट के बदले दरबारी फर्स्ट कर दिया और ऐसे नाम दिए जिस पर अब कई सारे संदेह भी पैदा होते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने भले ही अपनी लिस्ट में शशि थरूर को जगह नहीं दी हो, लेकिन सरकार की ओर से डेलीगेशन में शामिल किए जाने पर शशि थरूर ने अपना रुख साफ कर दिया है। वहीं शशि थरूर के पोस्ट के हवाले से बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर तंज कसा है। डॉक्टर थरूर ने तो कहा है कि मैं राष्ट्र सेवा के लिए हरदम उपलब्ध हूं, तो इसका मतलब उन्होंने तो IND इंडिया को INC के ऊपर रखा है। ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत को दुनिया तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार 7 डेलीगेशन की टीम अलग अलग देशों में भेजेगी, जिसके लिए डेलीगेशन को लीड करने वाले नेताओं की लिस्ट सरकार ने जारी कर दी है। देश प्रदेश में पाकिस्तान को सपोर्ट करने के कारण तुर्की का भारत में बाइकॉट हो रहा है। न केवल ट्रेवल कैंसिलेशन बढ़े हैं, बल्कि सेब और मार्बल सहित तुर्की से इंपोर्ट किए जाने वाले हर सामान का बाइकॉट किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान को सपोर्ट करने के कारण तुर्की का भारत में बाइकॉट हो रहा है। न केवल ट्रेवल कैंसिलेशन बढ़े हैं, बल्कि सेब और मार्बल सहित तुर्की से इंपोर्ट किए जाने वाले हर सामान का बाइकॉट किया जा रहा है। भारत पाकिस्तान के तनाव के बाद सेब जो वहाँ से आता था उसको पूरी तरह बैन कर दिया गया। इसके अलावा कीवी वहाँ से आती थी, जो पहले से यहाँ पे बैन है। इसके बाद भी जो भी आगे से और कोई फ्रूट आएगा वो सब बैन कर दिया जाएगा। टर्की की जगह हमारे कश्मीर का एप्पल बहुत चलन में है। कई सालों से वो पिट रहा था, लेकिन अब उसको भी फायदा मिलेगा। लगभग दिल्ली NCR में लगभग 500 करोड़ रुपए करीब का व्यापार होता है और पूरे देश में आई थिंक 1000-2000 करोड़ से ऊपर का व्यापार होता हुआ। और अब पूरा ज्वेलर एसोसिएशन पूरा ऑल ओवर इंडिया इस तुर्की के सभी सामानों का, टर्की सामान जिसे कहते हैं, उसका कम्प्लीटली बहिष्कार करता है। देश के कारोबारियों ने तुर्की से सेब न मंगाने का फैसला लिया। संगमरमर कारोबारियों ने तुर्की के साथ व्यापार खत्म करने का ऐलान किया है। भारतीय पर्यटकों ने 50% बुकिंग रद्द की। 2022-23 में भारत और तुर्की का कुल व्यापार 13.8 अरब डॉलर के पार था। तुर्की के भारत में विरोध के बाद दोनों देशों के व्यापार पर असर आएगा।
तुर्की ने जिस तरह से मुखर होकर पाकिस्तान का समर्थन किया, उसको लेकर देश में जमकर रोष है, विरोध है। 16 मई को कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने तुर्की और अजरबैजान के साथ व्यापार खत्म करने की योजना बनाई। दिल्ली में हुई मीटिंग में देश के 24 राज्यों से बिजनेस लीडर्स ने भाग लिया था। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान का कबूलनामा सामने आया है। भारत के हमले से नूर खान एयरबेस दहला और अब पाकिस्तान ने खुद उस तबाही को स्वीकार किया है। देखिए रिपोर्ट। आतंकी फैक्ट्री चलाने के लिए कुख्यात पाकिस्तान पर भारतीय सेना के जवानों ने पहलगाम के बेगुनाहों के इंतकाम के तहत ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम देकर पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को नाकाम कर जो नुकसान किया, भारतीय सेना ने बाकायदा उसका एक एक सबूत भी जारी किया। लेकिन आतंक का आका पाकिस्तान भारत के हमले में हुए किसी भी तरह के नुकसान को मानने से लगातार इनकार करता रहा। लेकिन अब पाकिस्तान ने अपने ही बयान को झुठलाते हुए भारत के हमले में हुए नुकसान को लेकर बड़ा कबूलनामा किया है। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपह सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। ये वही पाकिस्तान है जो कुछ दिन पहले तक भारत की मार से हुए किसी भी तरह के नुकसान से इनकार जता रहा था और पाकिस्तान में अपनी फर्जी जीत का जश्न मना रहा था। लेकिन अब जब भारत से मिली मात को पाकिस्तान के पीएम ने खुले मंच पर कबूल किया है तो इसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। नूर खान बेस एयर बेस है, उसके अगल बगल तो लोग वीडियो बना के फैला दिए और जिसने अटैक किया, क्योंकि वहां से अटैक हुआ था, तो उसकी भी वीडियो पड़ी हुई है। जरूरत पड़ने पे दुनिया में जा रहे हैं तो सबको वीडियो दिखाएंगे ना। देश प्रदेश में अब खबर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर प्रदेश में तिरंगा यात्रा की धूम को लेकर है। विभिन्न जिलों में भारतीय सेना की शान में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश भर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाया जा रहा है। तिरंगा यात्रा के माध्यम से सेना के शौर्य को नमन किया जा रहा है और लोग देशभक्ति के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में हमीरपुर में भारत शौर्य तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में नगरवासी देशभक्ति का परिचय देते हुए अपने हाथों में तिरंगा लिए, हाथों में स्लोगन लिए भारत माता की जय, सैनिकों के सम्मान में भारतीय मैदान में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए नजर आए। सैनिकों ने जो ये देश के लिए पाकिस्तान वालों को जो सबक सिखाया है आज, उसकी सलूट करते हुए हम लोग ये तिरंगा यात्रा का आज आयोजन किया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत इतना बड़ा पाकिस्तान में अपने हमारे यहाँ के देश के जवानों ने इस तरह हमला किया कि उनको ध्वस्त कर दिया। पूरे जितने आतंकवादी थे उनको मार करके गिराया। भारत की सेना को धन्यवाद देती हूँ कि उन्हें जिस तरह पाकिस्तान वालों को पर हमला किया और सिंदूर का बदला लिया। वहीं बलरामपुर में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें भाजपा विधायक सहित बड़ी संख्या में महिलाएं, व्यापारी और स्थानीय लोग शामिल हुए। तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने सभी भारतीय लोगों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। इस तरह से हमारी सेना ने अपना शौर्य दिखाते हुए हमारे देश का सर सम्मान से ऊपर किया है। इसलिए हम सभी भारतीयों को भारत की सेना के सम्मान में आज यह तिरंगा लेकर हम सब सड़क पर उतरे हैं। ये शौर्य यात्रा है और हमारे देशवासियों में जितने भी भारतीय सेनानी हैं, मैं उनका धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि हम सभी उनके साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं और हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। ये यात्रा ऑपरेशन सिंदूर के प्रति समर्थन का प्रतीक बनी और दिखाया कि देश की आम जनता आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। देश प्रदेश में अब खबर जम्मू कश्मीर पुलिस के स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की घाटी में कई जगहों पर छापेमारी से जुड़ी हुई है। घाटी में छिपे उनके मददगारों की तलाश में तेज हुई एसआईए की कार्रवाई को लेकर देखिए रिपोर्ट।
ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के पाले आतंकियों को ठिकाने लगाने के बाद अब घाटी में छिपे उनके मददगारों की तलाश तेज हो चुकी है। इसी के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SIA ने शनिवार को घाटी में कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की। बताया जा रहा है कि SIA की टीम ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की मदद से श्रीनगर, गांदरबल, हंदवाड़ा, सोपोर और बारामुल्ला के 11 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की। छापेमारी आतंकियों के ओवरग्राउंड वर्कर्स और हमदर्दों के खिलाफ की जा रही है, जो घाटी में सक्रिय नेटवर्क को चला रहे थे या उसका समर्थन कर रहे थे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के सांबा में भी 3 संदिग्ध आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर सर्च अभियान तेज हो चुका है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों की टीम शनिवार सुबह से ही तलाशी अभियान में जुटी हुई है। इसके तहत नांगल, चिल्ला डांगा, गोरान और आसपास के जंगलों की घेराबंदी की गई है। ये छापेमारी स्थानीय लोगों द्वारा शुक्रवार रात 3 संदिग्धों को देखे जाने के बाद की जा रही है। खबर लिखे जाने तक किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है, लेकिन ये छापेमारी घाटी में आतंक फैलाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। इससे पहले 11 मई को भी SIA ने आतंक से संबंधित एक बड़ी साजिश की जांच के तहत अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम और शोपिया समेत 20 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की थी। देश प्रदेश में अब खबर मथुरा से है। मथुरा पुलिस ने एक बड़े अभियान के तहत पकड़ा है 90 बांग्लादेशी नागरिक, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। ये सभी अवैध रूप से जिले में रह रहे थे और भट्टों पर काम कर रहे थे। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरों में खड़ा ये झुंड बांग्लादेशियों का समूह है, जिसे मथुरा पुलिस ने एक बड़े अभियान के तहत पकड़ा है। ये सभी अवैध रूप से जिले में रह रहे थे और भट्टों पर काम कर रहे थे। इसकी जानकारी मिलते ही मथुरा पुलिस और खुफिया विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से रह रहे लगभग 90 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया। यूपी के मथुरा में ईंट भट्टों पर सत्यापन अभियान के दौरान 90 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार हुए बांग्लादेशियों में 35 पुरुष, 27 महिलाएं और 28 बच्चे शामिल हैं। ये बांग्लादेशी 12 वर्ष पहले घुसपैठ के जरिए देश में दाखिल हुए थे। मथुरा के खाजपुर गांव में ईंट भट्टे पर पुलिस और LIU टीम ने छापा मारा था। पुलिस और अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सर्च अभियान चला रही थी। पूरे जनपद में निरंतर चेकिंग कराई जा रही है, जिसके क्रम में आज थाना नौझील द्वारा एक खाजपुर गांव पड़ता है, वहां पे भट्टों पर चेकिंग के क्रम में लगभग 90 लोगों को की जानकारी हुई कि ये लोग बांग्लादेशी मूल के हैं। इन सभी लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इसमें 35 पुरुष, 27 महिलाएं और 28 बच्चे हैं। इनसे पूछताछ पे इन्होंने यह बात कबूली है कि ये बांग्लादेशी मूल के हैं। मथुरा के SSP श्लोक कुमार ने बताया कि पुलिस द्वारा सर्च अभियान चलाया जा रहा है और पकड़े गए बांग्लादेशियों से पूछताछ भी की जा रही है। देखिए, ये सारी चीजें विवेचना का विषय है। इनसे अभी विस्तृत पूछताछ हम लोग कर रहे हैं, इनके लिंक्स भी स्टैब्लिश कर रहे हैं और जो ठेकेदार है जो कि इनको भट्टे पे लाया था, उससे भी पूछताछ की जा रही है। ये जैसे जैसे चीजें क्लियर होती जाएंगी हम लोग इसमें अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित। पुलिस 90 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़कर थाने में ले आई और पूछताछ में बांग्लादेशी ने बताया कि वह 4 महीने पहले मथुरा आए थे। इससे पहले वह पड़ोसी राज्य में काम कर रहे थे। देश प्रदेश में अब खबर खेल के मैदान से जुड़ी हुई है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम होने के बाद BCCI ने IPL को दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। क्या है IPL का नया शेड्यूल, देखिए रिपोर्ट में। आज से IPL 2025 के 18वें सीजन का कारवां एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने जा रहा है। भारत पाक तनाव और युद्ध जैसे हालातों के चलते IPL को 9 मई के बीच ही रोक दिया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम होने के बाद BCCI ने इसे दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 3 जून को खेला जाएगा। इस बीच बचे हुए 13 मैचों का आयोजन देश के 6 अलग अलग शहरों में किए जाएंगे और साथ ही 18 और 25 मई को 2-2 डबल हेडर मुकाबले यानी एक दिन में 2-2 मैच खेले जाएंगे। आइए जान लेते हैं IPL का नया शेड्यूल क्या है। 17 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का कोलकाता नाइट राइडर्स से बेंगलुरु में मुकाबला होगा। 18 मई को राजस्थान रॉयल्स का पंजाब किंग्स का जयपुर में मुकाबला खेला जाएगा। 18 मई को ही दिल्ली कैपिटल्स का गुजरात टाइटंस से दिल्ली में मुकाबला खेला जाएगा। 19 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स का सनराइजर्स हैदराबाद से लखनऊ में मुकाबला होगा। 20 मई को चेन्नई सुपर किंग्स का राजस्थान रॉयल्स से दिल्ली में मुकाबला होगा। 21 मई को मुंबई इंडियंस का दिल्ली कैपिटल्स से मुंबई के स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा। 22 मई गुजरात टाइटंस का लखनऊ सुपर जायंट्स से अहमदाबाद में मुकाबला खेला जाएगा। 23 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सनराइजर्स हैदराबाद का बेंगलुरु में
मैच होगा। 24 मई का पंजाब किंग्स का दिल्ली कैपिटल्स से मुकाबला जयपुर में मुकाबला हो। 25 मई को गुजरात टाइटंस का चेन्नई सुपर किंग्स से अहमदाबाद में मुकाबला होगा। 25 मई को ही सनराइजर्स हैदराबाद का कोलकाता नाइट राइडर्स से दिल्ली की स्टेडियम में मुकाबला होगा। 26 मई को पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस का जयपुर में मैच खेला जाएगा। 27 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स का रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला लखनऊ में होगा। 29 मई को पहला क्वालिफायर मैच खेला जाएगा। 30 मई को एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। 1 जून को दूसरा क्वालिफायर मैच खेला जाएगा। 3 जून को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। प्लेऑफ और फाइनल मैच के स्थानों की घोषणा अभी बाकी है। हालांकि दोबारा शुरू हुए सीजन में कुछ टीमों के खिलाड़ियों में बिखराव भी देखने को मिल रहा है। कई विदेशी खिलाड़ी टूर्नामेंट से हट भी चुके हैं। इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम मिचेल स्टार्क का सामने आ रहा है, जो बाकी बचे मैचों का हिस्सा नहीं होंगे। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इन बदलावों के बीच कौन सी टीम मजबूत होकर उभरती है और कौन इस बार IPL ट्रॉफी को अपने नाम करती है। देश प्रदेश में अब खबर आयुष विभाग के 7 अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक से जुड़ी हुई है। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने क्या निर्देश दिए हैं, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। प्रदेश सरकार आयुष चिकित्सा पद्धति को जन जन तक पहुंचाने के लिए मिशन मोड में कार्य कर रही है। इसी कड़ी में शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयुष विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम योगी ने कहा कि आयुष चिकित्सा की लोकप्रियता को देखते हुए ये समय है जब भारत की परंपरागत चिकित्सा को वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत कर वैश्विक मंच पर स्थापित किया जाए। आइए जानते हैं कि बैठक में सीएम योगी ने क्या बड़े ऐलान किए और अधिकारियों को क्या निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के हर मंडल में इंटीग्रेटेड आयुष कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। एक ही परिसर में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सभी आयुष संस्थानों में योग और नेचुरोपैथी सेंटर अनिवार्य होंगे। सीएम योगी ने कहा कि आयुष सिर्फ इलाज नहीं, ये एक जीवन शैली है। आयुष संस्थानों में समयबद्ध तरीके से सभी पदों पर भर्तियां होंगी। सेवाओं में सुधार और युवाओं के रोजगार को अवसर मिलेगा। सीएम योगी ने कहा कि हर जिले में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खुलेगा। आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण गुणवत्तापूर्ण और तय समय में हो। निर्माणाधीन आयुष परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा किया जाए। सीएम योगी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून की तैयारी अभी से शुरू करने के निर्देश दिए। प्रदेश में वर्तमान में 2127 आयुर्वेदिक, 259 यूनानी और 1598 होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान संचालित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सभी संस्थानों की कार्यप्रणाली की नियमित मॉनिटरिंग होनी चाहिए। इसके लिए टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग किया जाए। देश प्रदेश में अब खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां राज्यपाल ने तंगधार सेक्टर में सीमा क्षेत्र का दौरा किया और पाकिस्तानी सेना द्वारा बिना उकसावे के की गई गोलीबारी से हुए नुकसान का आकलन कर वहां के लोगों से बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। हाँ, एडवर्सरी के द्वारा जो सेलिंग हुई है उससे काफी लोगों के घर और कमर्शियल प्रॉपर्टी डैमेज हुई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का ये बयान शनिवार को आया, जहां उन्होंने कुपवाड़ा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने तंगधार सेक्टर में सीमा क्षेत्र का दौरा किया और पाकिस्तानी सेना द्वारा बिना उकसावे के ही की गई गोलीबारी में हुए नुकसान का आकलन कर वहां के लोगों से बातचीत की और इस कठिन परिस्थिति में प्रशासन द्वारा दी जा रही सुविधा का भी आभार जताया। एडवर्सरी के द्वारा जो सेलिंग हुई है उससे काफी लोगों के घर और कमर्शियल प्रॉपर्टी डैमेज हुई है। आज प्रशासन के अपने सीनियर ऑफिसर के साथ मैंने उसको विजिट भी किया है, देखा है अपनी आंखों से। यहाँ के लोगों से इंटरेक्शन करके उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की है। एक तो प्रशासन के अपने साथियों का मैं बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने बहुत कठिन परिस्थिति में भी सदैव मौके पर डटे रहे और आवाम को कोई कठिनाई न हो, इसका उन्होंने भरपूर प्रयास किया। अपने कुपवाड़ा दौरे के दौरान उपराज्यपाल ने सेना के सशस्त्र बलों के सदस्यों से मिलकर उनसे पाकिस्तान के DGMO द्वारा हुई बातचीत का भी जिक्र किया। 2 घंटा पहले ही DGMO पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया था भारत के DGMO से, वो किसी बैठक में थे, 3:35 पर बात हुई। हम युद्ध के समर्थक कभी नहीं है, हम शांति से जीना चाहते हैं। आज दुनिया की हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और कुछ दिनों में 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थानीय लोगों से मुलाकात के दौरान उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया और उन्होंने संबंधित अधिकारियों को राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। देश प्रदेश में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।
चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देश प्रदेश में अब खबर हापुड़ से है, जहां लेप्टोस्पायरोसिस रोग के 7 मामले सामने आए हैं। क्या है ये बीमारी और कैसे आप इससे सतर्क रह सकते हैं, देखिए रिपोर्ट। हापुड़ के हाफिजपुर के इमटोरी गांव में चूहों से फैलने वाली गंभीर बीमारी लेप्टोस्पायरोसिस के 7 मामलों की पुष्टि हुई है। ये बीमारी मुख्य रूप से चूहों के मूत्र के माध्यम से फैलती है, जो दूषित पानी, मिट्टी या भोजन के संपर्क में आने से मनुष्यों में भी हो सकती है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इमटोरी गाँव में पहुँचकर प्रभावित मरीजों की दवाइयाँ वितरित की हैं। इमटोरा गांव की एक महिला को काफी समय से बुखार था। लगातार उपचार के उपरांत भी उसे आराम नहीं मिला था। इस पर स्थानीय चिकित्सकों ने उसको मेरठ रेफर कर दिया। वहां चिकित्सकों ने जांच कराई तो उसमें लेप्टोस्पायरोसिस बीमारी की पुष्टि हुई है। इमटोरी गांव हमारा हापुड़ ब्लॉक का गांव है। यहाँ की एक महिला मेरठ मेडिकल कॉलेज में बुखार के कारण भर्ती हुई थी, तो उसकी वहाँ पर जांच जब की गई तो उसमें लेप्टोस्पायरोसिस पाई गई, जहाँ से हमें वो केस नोटिफाई हुआ। नोटिफाई होने के तुरंत बाद हमने गांव इमटोरी में उसके परिजनों के जांच के सैंपल लिए, साथ ही कुछ आस पड़ोस के सैंपल भी लिए, जिसमें 7 मरीज लेप्टोस्पायरा के पॉजिटिव पाए गए। तत्काल सभी को उपचार दे दिया गया। लेप्टोस्पायरोसिस एक संक्रामक रोग है जो लेप्टोस्पायरा बैक्टीरिया के कारण होता है। ये जानवरों और मनुष्य दोनों को प्रभावित कर सकता है। बीमारी के लक्षणों में तेज बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीलिया और किडनी या लीवर की समस्याएं शामिल हैं। इस संक्रमण से बचाव के बारे में भी सबसे पहले जान लेते हैं। दूषित पानी या मिट्टी से दूर रहें और संक्रमित जानवरों के मूत्र के संपर्क में आने से बचें। दूषित पानी का सेवन ना करें। सुरक्षित पानी पीने के लिए पानी को उबालें या उसे छान लें। दूषित भोजन का सेवन ना करें। भोजन को अच्छी तरह से पकाएं और उसे साफ सुथरा भी रखें। बार बार अपने हाथों को धोएं, खासकर यदि आप किसी संक्रमित जानवरों के संपर्क में आए हैं। लेप्टोस्पायरोसिस एक गंभीर संक्रामक रोग है जिसे रोका भी जा सकता है। अगर इस रोग से संबंधित कोई भी लक्षण नजर आते हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के गांधीनगर में 708 करोड़ की लागत के विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास और डाक विभाग के लाभ वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने देश को सुरक्षित बनाने का काम किया। देखिए रिपोर्ट। 8 तारीख को पाकिस्तान की सेना ने हमारी निर्दोष जनता पर कच्छ से लेकर कश्मीर तक पूरी पश्चिमी सीमा पर हमला करने का दुस्साहस किया, मगर मोदी जी के समय में हमारी एयर डिफेंस सिस्टम इतनी परफेक्ट बन चुकी थी कि एक भी मिसाइल भारत की भूमि पर नहीं गिर पाया। जब एक भी हमला भारत को नुकसान पहुंचाने के में सफल नहीं हुआ, पाकिस्तान की सेना भी सोचती ही थी, और 9 तारीख को हमने 15 जगह पर ये भी उनके एयरबेस पर उनकी जनता को कोई नुकसान नहीं किया। एयरबेस पर नूर खान एयरबेस, सरगोदा का स्थान, सुकुर एयरबेस, कराची में मलिर कैंट, कई जगहों पर 15 स्थानों पर उनकी क्षमता को, वायु हमला करने की क्षमता को तहस नहस करने का काम भारत की सेना के वीर जवानों ने। देश प्रदेश में अब खबर बरेली से है, जहां बरेली पुलिस द्वारा महिला एसओजी टीम का गठन किया गया है। 5 सदस्यीय टीम एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा के निर्देशन में अपने काम को अंजाम देगी। देखिए रिपोर्ट।
काली वर्दी में महिला शक्ति के बुलंद हौसलों की तस्वीर बरेली से है, जहां अपराधों पर लगाम कसने के लिए एक खास पहल की गई है। यूपी पुलिस के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ चुका है। पुलिस महकमे में अब पुरुष एसओजी ही नहीं बल्कि महिला एसओजी टीम भी काम करेंगी। बरेली प्रदेश का पहला ऐसा जिला बन चुका है जहां पहली महिला एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप तैयार किया गया है। बरेली में महिला अपराधों की रोकथाम के लिए पहली बार महिला स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी का गठन किया गया। 5 सदस्यीय टीम एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा के निर्देशन में अपने काम को अंजाम देगी। महिला एसओजी कमांडो की तरह काली वर्दी में रहेंगी। ये टीम किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सक्षम होगी। बेसिकली बरेली पुलिस द्वारा एक महिला एसओजी का गठन किया गया है, जिसके तहत इन्हें सभी को फिजिकल दक्षता में काफ़ी ट्रेनिंग दी गई है। इन्हें सेल्फ डिफेंस और मिक्स मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी गई है। आगे चलकर इन्हें क्राइम एनालिसिस और टेक्निकल सर्वेलेंस की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। इनके द्वारा सभी प्रकार के संगठित अपराधों पर काम किया जाएगा और विशेष रूप से इनके द्वारा एक अहम भूमिका निभाई जाएगी महिला संबंधी अपराध। बरेली पुलिस ने महिला सशक्तिकरण को लेकर बड़ा कदम उठाया है। इसमें 5 महिला सिपाही शामिल हैं, जिन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। चलिए देश विदेश में रुक लेते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। हेलो राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ। फिर से आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे। सर इतने कहाँ से? एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में। 2 लाख? क्या हुआ पापा? बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। अरे काट दिया। पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है। फ्रॉड? पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे तो पैसे गवाओगे। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। देश प्रदेश में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। हिसार पुलिस ने कोर्ट से उसकी 5 दिन की रिमांड ली है। केंद्रीय एजेंसियां उससे गोपनीय सूचनाएं लीक करने के आरोप में पूछताछ कर रही हैं। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को हिसार पुलिस ने शनिवार को कोर्ट में पेश कर 5 दिन की रिमांड पर ले लिया है। पिछले 1 हफ्ते में ज्योति के अलावा हरियाणा से 3 और पंजाब से 3 पाकिस्तानी जासूस अरेस्ट किए गए। हिसार पुलिस को यूट्यूबर ज्योति पर कैसे शक हुआ, आइए जानते हैं। हिसार पुलिस के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के संपर्क में थी। सोशल मीडिया के माध्यम से भारत की गोपनीय जानकारी भेज रही थी। 3 बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुकी ज्योति पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की नजर थी। ज्योति 2 बार सिख श्रद्धालुओं के जत्थे के साथ पाकिस्तान गई। इसके अलावा एक बार वो करतारपुर साहिब कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान गई। ज्योति ने भारत पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप मैचों पर दर्शकों की प्रतिक्रिया वाले वीडियो अपलोड किए थे। ज्योति ने पाकिस्तान से आए हुए लोगों से बातचीत की वीडियो भी अपने YouTube चैनल पर अपलोड की। इसके अलावा ज्योति ने कश्मीर टूर पर भी वीडियो बनाए हुए हैं। अपलोड किए गए वीडियोस में सेना के लोगों को भी दिखाया है। ज्योति के खिलाफ हिसार सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। केंद्रीय एजेंसियां ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ कर रही हैं। ज्योति सोशल मीडिया पर एक्टिव है। फेसबुक और यूट्यूब पर 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। पिछले 2-3 सालों से वो ट्रैवल विद जोक के नाम से यूट्यूब चैनल चलाती हैं, जिसमें देश विदेश की यात्राओं के वीडियो बनाती हैं। चलिए देश प्रदेश में आगे बढ़ते हैं। श्रावस्ती के इकोना थाना क्षेत्र में भीषण आग लगने से 19 घर जलकर राख हो गए। प्रशासन मौके पर पहुंचा और पीड़ितों के लिए स्कूल में ठहरने की व्यवस्था की। इसके साथ ही प्रशासन ने मुआवजे का आश्वासन भी दिया है। देखिए रिपोर्ट। आग की इन लपटों ने श्रावस्ती के 19 घर निगल लिए। श्रावस्ती में थाना इकोना के इमलिया गांव में आंधी के कारण चूल्हे से उठी चिंगारी ने पूरे गांव को आग का गोला बना दिया। यहाँ करीब 2 दर्जन से अधिक मकान आग की आगोश में समा गए। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों और दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाते सारे मकानों में रखा सामान जलकर राख। अरे साहब बहुत नुकसान भा है, अब बचा कुछ होना ही है।
आग साहब पहुँचे रहन यही थे साहब पीछे से तीन आग लगी है। लगभग कितना घर जल गया? अब साहब कम से कम 20-21 घर तो जलबे की नहीं, पूरा टोला। आनंद फानन मौके पर जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी और एसडीएम अशोक कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने मौके का जायजा लेकर पीड़ितों से मुलाकात की, वहीं पीड़ित बच्चों को राहत सहायता किट भी उपलब्ध कराई। देश प्रदेश में आज के लिए इतना ही। बाकी बड़ी और जरूरी खबरों के लिए आप देखते रहिए, बने रहिए DDUP के साथ। नमस्कार। Thank you.